अच्छा जी, अभी तक रिकॉर्डिंग जो है वो नहीं थी ये। आपने पूरा मिस मिस करेंगे रिकॉर्डिंग के अंदर। बहरहाल। अच्छा जी, ये थी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के ऊपर बात और रिस्पांस, ठीक है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्द महरी और एक उनका कोई एम्स यहाँ पे या उनके जो एम्बिशंस थे कश्मीर की स्टेट को लेकर, वो जाहिर होना शुरू हो गए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कश्मीर की हिस्ट्री के एस्पेक्ट में, तो इसको आपने ज़रूर जो है वो याद रखना है और स्टडी करना है। अच्छा, जब एक तरफ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की स्लाइड आपके सामने है कि कश्मीर का जो है वो इल्हाक भारत के साथ कर दिया गया और यहाँ से इस मसले का आगाज हुआ, इससे पहले आपने ये समझना है कि एक बड़ी एक हायरार्की के साथ, कंटिन्यूटी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। रीजन्स तकसीम हो रहे हैं, स्टेट्स जो है वो मर्ज हो रही हैं, इधर इन पाकिस्तान और इन इंडिया। और इसके साथ कश्मीर के अंदर जो है वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो रहा है और उसके बाद पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इंडिया उसको डिनाइल के मूड में है या प्रोलॉन्ग करने के मूड में है। तो ये ऐसे एक मोमेंट था, ऐसे डेज थे और ऐसे मंथ्स थे कि जिसमें हर डेवलपमेंट के साथ बहुत सारी चीज़ें बैक चैनल पे चल रही थी। और वहाँ पे एक चीज़ देखी गई और समझी गई कि एक तरफ ना सिर्फ इंडिया की तरफ से जो चीज़ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी कि चीज़ों को डिले किया गया, बल्कि इन बिटवीन जो वहाँ का नॉन मुस्लिम हेड ऑफ द स्टेट था उसके साथ भी कुछ चीज़ें वो जो डिस्कशन जो है वो लेके चल रहे थे, और उसमें यही था कि वो कश्मीर का जो है एक्सेशन इंडिया के साथ कर दें। अच्छा, जब ये चीज़ें इन बिटवीन थी कि अगस्त के अंदर जो है वो सारी चीज़ें हो गई, अक्टूबर आ गया 1947 का, अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर, ऑलमोस्ट मोर देन 2 मंथ्स, ठीक है। 14-15 अगस्त के बाद आप देख सकते हैं कि एक्सेशन कब हुआ है, 17 अक्टूबर को, सॉरी 27 और 26 अक्टूबर को जो है इल्हाक हुआ है भारत के साथ। तो इस दौरान जो 2 माह थे, इस दौरान भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। मैं हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा मजीद क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोलॉन्ग हो जाएंगी कि कश्मीर की पॉलिटिकल लीडरशिप उस वक्त क्या कर रही थी। शॉर्टली आपको बता देता हूँ कि इस दौरान इन 1947 स्टेट ऑफ कश्मीर के अंदर दो तरह की पॉलिटिकल थाट्स थी। एक थी नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। नेशनल कांग्रेस जो थी वो एक सेकुलर स्टेट की कायल थी, और उसके जो शेख अब्दुल्ला थे उसके हेड, ठीक है। मैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे बात चुके करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री को जो है वो क्लियर कर रहा हूँ कि अगस्त में पाकिस्तान इंडिया का सारे डिसीजंस हो गए। और उसके बाद कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है कि वहाँ पे यही एक गैर यकीनी कैफियत थी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने नेशनल कांग्रेस अपने अपने मैनिफेस्टेशन या माइंडसेट के साथ इस मसले को लेके चल रहे थे। जो थी नेशनल कांग्रेस, मैंने आपको बताया, एनसी जिसको कहा जाता है, उसका हेड था शेख अब्दुल्ला। उसकी जो अलाइनमेंट्स थी या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा अच्छी थी वो इंडियन जो नेहरू था उसके साथ बहुत अच्छी थी। और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जिसके लीडर थे चौधरी गुलाम अब्बास, और उनकी अलाइनमेंट टोटली जो है वो प्रो पाकिस्तान थी। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तो जून के अंदर, जून के नहीं, जुलाई के अंदर एक अपनी करारदाद पेश करके कश्मीर की स्टेट का, यानी फॉर्मली ऑन द जो अपनी एक पॉपुलेशन थी उसकी प्रेजेंटेशन करते हुए उन्होंने अपनी एक जो मीटिंग बुलाई, जो जो उनकी गवर्निंग बॉडी थी उसमें, और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने अप्रूव कर दिया कि हम चूंकि मुस्लिम हैं, एक मुस्लिम पॉपुलर एक रीजन है, तो बीइंग अ मुस्लिम ये सवाल ही नहीं बनता कि हम इंडिया के साथ जाएंगे या कहाँ जाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ इलाहा करेंगे। तो अगस्त में ये सारी चीजें हुई, तो जुलाई के अंदर जो है वो कश्मीर की जो एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी उसने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है, ठीक है। लेकिन बाद में चूंकि फिर वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और वहां का महाराजा उसने वो डिसीजन नहीं लिया, तो वो चीज़ फिर नहीं हो पाई। जब अगस्त सितंबर और अक्टूबर के दरमियान चीजें अनक्लियर थीं और ये लग रहा था कि नेहरू और माउंटबेटन और ये महाराजा आपस में कुछ जो है वो डिस्कशंस कर रहे हैं और उनका एम कुछ ऐसा है कि कश्मीर का जो है इलाहा भारत के साथ करना चाहिए, तो कश्मीर की स्टेट के अंदर मुस्लिम रीजन्स के अंदर ऑब्वियसली एक अपराइजिंग हुई। वो आज़ाद कश्मीर के रीजन्स में हुई भी हुई, और जो इस वक्त ऑक्युपाइड कश्मीर का रीजन है यहाँ पे भी हुई। और वहां पे भी लोग उठे, और इसके साथ जो पाकिस्तान के रीजन से जो कबायली लोग थे, जो कबायली ग्रुप्स थे,
जो यानी एक जो जो कह सकते हैं कि तहरीक आज़ादी के लिए जो एक्टिव जो एक ग्रुप्स थे वो इस वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर शामिल हो गए। और उन्होंने कहा कि अगर महाराजा या नेहरू या माउंटबेटन मिल के कोई ऐसी चीज़ डेवलप कर रहे हैं जिसमें कश्मीर का फ्यूचर दांव पे लगने वाला है, तो उन्होंने कहा कि हम फिर यहाँ पे अपने क्या एक फोर्सफुली जो है कश्मीर का जो है वो एक्सेशन पाकिस्तान के साथ करते हैं। तो एक तरफ यानी चीजें वहां पे एक एक एंड ये था कि जहाँ पे महाराजा माउंटबेटन और नेहरू की चीजें चल रही थी, और दूसरी तरफ इन चीजों को देखते हुए और वहां पे सिर्फ उनकी मीटिंग नहीं चल रही थी, जो बल्कि डोगरा जहाँ जो फोर्सेस थी वो भी सिटीज के अंदर आके किसी अपराइजिंग को दबाने के लिए स्टेट ऑफ कश्मीर के अंदर जो है वो एक्टिव हो चुकी थी। जब एक तरफ ये चीजें चल रही थी तो दूसरी तरफ लोग भी जो है वो एक्टिव हो गए, और लोगों ने भी जो है रिएक्ट और रेजिस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ये अपराइजिंग कश्मीर के अंदर अच्छी खासी शुरू हो गई और उसमें कबायलीज की एक सपोर्ट भी आ गई, तो फिर महाराजा जो है वो 24 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर को जो है वो ये पूरे कश्मीर के अंदर अपराइजिंग जाग गई। और जो कबायली आ गए तो उन्होंने फिर आगे मूव करना शुरू कर दिया। तो 24 अक्टूबर को जो ये एक आज़ाद कश्मीर का रीजन है, ये पूरा जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और जो कबायली थे इन्होंने इसको जो है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और फिर ये पेशकदमी करते हुए बहुत आगे तक चले गए, इवन श्रीनगर तक ये फोर्सेस और जो कबायलीज और आज़ाद कश्मीर की फोर्सेस थी यहाँ पे लोकल, तो वो मूव करते हुए श्रीनगर तक चले गए। जब उन्होंने देखा कि जी अपराइजिंग इस लेवल की है और लोग जो है बीइंग अ मुस्लिम वो नहीं चाहते कि कोई इन बिटवीन इसका सोल्यूशन किया जाए, तो फिर जो महाराजा था उसने 26 अक्टूबर को जो है वो अपना एक्सेशन के लिए उसने रिक्वेस्ट की। पहले उसने यानी जो अब हम स्पेसिफिक आ गई स्लाइड के ऊपर, के पहले उसने रिक्वेस्ट की कि जी एक तरफ से अपराइजिंग उठी है तो अब इसको दबाने के लिए इंडिया मुझे सपोर्ट करे, लॉजिस्टिक सपोर्ट करे, और उसकी जो फोर्सेस हैं उसको कश्मीर में भेजे। तो इंडिया ने आगे से ये रिस्पॉन्स किया इसको महाराजा को कि इंडियन फोर्सेस आके महाराजा को सिर्फ उसी सूरत में सपोर्ट करेंगी कि जब वो कश्मीर का इलाहाक भारत के साथ करेगा। तो ऑन 26 अक्टूबर ये डेवलपमेंट हुई, और 27 अक्टूबर को जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो साइन हो गया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन हो गया, कश्मीर का जो है वो इलाहा कर दिया गया भारत की तरफ के साथ, और आज़ाद कश्मीर का रीजन ऑलरेडी यहाँ पे आज़ाद हो चुका है। और जब वो एक्सेशन हुआ तो एक एग्रीमेंट हुआ, आप ये देख सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, वो गूगल पे पड़ा है। उसमें जो लेजिस्लेशन है, स्टेट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इंटरनल मैटर्स हैं, इलेक्शंस हैं, कानून साजी है, और इस तरह के तमाम जो इंटरनल इश्यूज हैं ये वहाँ पे एग्रीमेंट में शामिल किया गया कि जो कश्मीर की स्टेट के जो है वो एज इट इज़ रहेंगे। वहाँ का रूलर, वहाँ का महाराजा, वहाँ के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इंडिपेंडेंट होके एक स्टेट के तौर पे इन चीज़ों को खुद देखेंगे। लेकिन जो स्टेट का डिफेंस है, जो स्टेट के एक्सटर्नल अफेयर हैं, जो स्टेट की कम्युनिकेशन है, ये तीन एक ऐसे मेजर हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट में या डिफेंस के एस्पेक्ट में चीज़ें थी। इन सब को यहाँ पे तय हो गया कि वो जो है इंडियन गवर्नमेंट उसको देखेगी कश्मीर के इन तमाम मामलात को। तो इंटरनल इश्यूज, कानून साजी के, जायदादों के, जगहों के, यानी जो उनकी ज़मीनें हैं, जो उनकी जॉब्स के मैटर्स हैं, वो तमाम स्टेट ऑफ कश्मीर की लीडरशिप देखेगी। और उससे हट के जो डिफेंस और कम्युनिकेशन की और फॉरेन पॉलिसी की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो इंडियन गवर्नमेंट देखेगी। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का मेजर पॉइंट था। अच्छा जी, जब ये फैक्टर डेवलपमेंट हो गई तो ऑफिशियली पाकिस्तान इंडिया की जो है वहाँ पे वार का स्टार्ट हो गया। और उधर से यानी ना सिर्फ वार का आगाज हुआ, बल्कि दोनों तरफ से टेंशन अच्छी खासी बढ़ गई। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हो गई कि जो कायद आजम ने वहाँ पे डिक्टेट किया अपनी जो आर्मी थी उसको कि आप मूव करके जाके कश्मीर के अंदर फाइट करें, तो यहाँ पे जो उस वक्त का पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने जो है वो एक ब्रिटेन थे, तो उन्होंने रेजिस्ट किया कायद आजम की इस डिसीजन को मानने के लिए। उन्होंने ये कहा जी कि मैं इस डिसीजन को उस वक्त मानूंगा कि जब जो सब कॉन्टिनेंट के उस वक्त के उनके हेड थे वो जब तक मुझे इसकी डायरेक्शन देंगे। तो बाद में वो एग्री हो गए पाकिस्तान की फोर्सेस को डिप्लॉय करने के लिए कश्मीर के अंदर, लेकिन इनिशियली उन्होंने कुछ सरदमहरी दिखाई, तो उससे टाइम फैक्टर की वजह से पाकिस्तान के एंड पे कुछ चीज़ें जो है आप कह सकते हैं कि स्टेप बैक हो गई। और उधर से जब जो ही जो एक एक्सेशन हो गई कश्मीर की स्टेट की इंडिया के साथ,
तो इंडियन आर्मी जो है वो डिप्लॉय हो गई 27 अक्टूबर को, जिसको अक्सर यानी यौम सियाह भी कहा जाता है। और वो डिप्लॉयमेंट आज तक वहाँ पे मौजूद है। और ये मसला यानी 1947 में फिर ये जब वार और टेंशन का आगाज हो गया, जिसमें यानी सिविलियंस भी थे, जिसमें पाकिस्तान आर्मी भी इन्वॉल्व थी, जिसमें इंडियन आर्मी भी इन्वॉल्व थी, और ये पूरा रीजन श्रीनगर और जम्मू एंड कश्मीर का एक फ्लैश पॉइंट बन गया। तो ये वार प्रोलॉन्ग हुई। और इसके बाद फिर इम्पोर्टेंट ये डेवलपमेंट ये हुई कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लेटर इन 1948 यानी यूनाइटेड नेशन की फिर इस पे ये मसला जो है वो इंडिया ही लेके गया था यूनाइटेड नेशन में। और इस वार का इख्तिताम हुआ यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन के साथ। The Security Council Resolution 47 1948 also enlarged the membership of the UNCIP to 5 members. India Pakistan signed the Karachi Agreement in July 1949 and established a ceasefire line to be supervised by the observer. तो इसी यानी यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस पे मैंने अलग से स्लाइड रखी, आगे हम देख लेते हैं। लेकिन इसी यूनाइटेड नेशन में ये मसला चले जाने के बाद जो है वहाँ पे सीज फायर हुआ, और सीज फायर होने के बाद जो है ये खूनी लकीर जिसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। एक है लाइन एलओसी और दूसरी होती है इंटरनेशनल बाउंड्री। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो इसका यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं एक इमरजेंस हुई इन बिटवीन द स्टेट ऑफ कश्मीर। और कश्मीर जो है डिवाइड हो गया, एक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर और दूसरा इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर। तो ये थी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट के अब ये मसला यूनाइटेड नेशन में चला गया। अब तक कोई मसला परेशानी? अच्छा जी। अब यूनाइटेड नेशन की कुछ रेजोल्यूशंस आपके सामने हैं। ये सिर्फ यानी कुछ हैं जो आपके सामने हैं, बाकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है 1948 की, ये मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन इस पे आ गई, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। वो ये थी कि कोई एक कंट्री यूनिलैटरली कश्मीर के इशू को जो है वो एड्रेस नहीं कर सकता, या ये वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकता। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैं ओवरऑल आपको इसका आइडिया दे रहा हूँ। दूसरा ये था, कश्मीर का डिसीजन जो है वो कश्मीर के वहाँ पे प्लेबिसिट के थ्रू और रेफरेंडम के थ्रू होना चाहिए। और वो प्लेबिसिट होने के लिए दोनों आर्मीज वहाँ पे उस रीजन से, कश्मीर से अपनी आर्मी जो है वो विड्रॉ करेंगे। इंपॉर्टेंटली ये कि फिर जब वो विड्रा करेंगे, एक साजगार माहौल बन जाएगा, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन के एक कमीशन की वहाँ पे मौजूदगी में एक रेफरेंडम का इनकाद किया जाएगा। और उस रेफरेंडम के नतीजे में कश्मीरी डिसाइड करेंगे थ्रू प्लेबिसिट कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ जाना है या कश्मीर के साथ जाना है। ठीक है। और ये एक खुलासा था 1948 की रेजोल्यूशंस का, जो कि आपके सामने है। अच्छा। अब हम आते हैं पाकिस्तान के स्टांस पे कि यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस आ गई, कश्मीर डिवाइड हो गया। अब दोनों कंट्रीज ने एक नैरेटिव अपना लिया। अ, पाकिस्तान का क्या स्टांस है वो आपके सामने मैं रखता हूँ। जो जिना है और उन कायदे आजम हैं, जो जिना है और माउंट बैटन है, इनकी यानी टाक्स आपस में हुई, बायलैटरल टाक्स हुई, और वो बेनतीजा रही। और जो यानी आप कह सकते हैं इसमें कोई खास इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई कश्मीर के इशू को लेकर। फिर कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पाकिस्तान की इस पे क्या पॉलिसी और क्या स्टांस था। पाकिस्तान अपहोल्ड्स द राइट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू सेल्फ डिटर्मिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द रेजोल्यूशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो पाकिस्तान का इसमें हमेशा ये स्टांस रहा है कि कश्मीर को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के को देखते हुए और उनकी रेजोल्यूशंस की जितनी भी पास हो चुकी हैं, उसके नतीजे में ही सॉल्व होना चाहिए। The resolution of 1948 and 1949 provided for the holding of a free and impartial plebiscite for the determination of the future of the state by the people of Jammu and Kashmir। तो ये पाकिस्तान का एक ऑफिशियल स्टांस है। और बेसिक जो यूएन रेजोल्यूशंस की जो कुछ क्लाजेज हैं वो भी अगेन आपके सामने हैं। और पाकिस्तान ने इन क्लाजेज को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया, बल्कि हमेशा इस चीज़ पे एम्फोसाइज किया कि कश्मीर के इशू को इन्हीं क्लाजेज और इन्हीं रेजोल्यूशंस की बेस पे ही जो है वो हल करना चाहिए। मीन वाइल आपको ये पता होना चाहिए
कायदे आजम का क्या स्टांस था कश्मीर के ऊपर। मैं यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन है कि उन्होंने पाकिस्तान को कश्मीर को जो है वो पाकिस्तान की शहर करार दिया। फिर उन्होंने यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के अंदर जो के है, के फॉर कश्मीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एम्फासाइज किया कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है। और उन्होंने फिर एफर्ट्स भी की जो एक पॉलिटिकली या थ्रू टॉक्स जो है कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने के लिए। तो ये पाकिस्तान का 1947 और 48 के अंदर जो है वो एक्शन और स्टांस था, और ये आज तक वही है। फिर इंपॉर्टेंटली कायद आजम की एक माइंडसेट को आप समझें कि मैंने आपको अभी बताया था कि कश्मीर के अंदर दो तरह की लीडरशिप थी। एक थी सेकुलर स्टेट और इंडिया के करीब तरीन जो कि शेख अब्दुल्ला थे, और दूसरी थी चौधरी गुलाम अब्बास एंड सरदार इब्राहिम खान जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हेड्स थे। एक थ्री अलाइन पाकिस्तान के साथ, दूसरे थे अलाइन इंडिया के साथ। और शेख अब्दुल्ला वहाँ का एक जो रिप्रेजेंटेटिव था, उसको कायद आजम ने एक बार जब वहाँ पे कश्मीर का विजिट किया, तो शेख अब्दुल्ला को कायद आजम ने कहा कि आप नेहरू के साथ जो है वो साथ करते हैं, और उसकी जो डिस्कशंस हैं और जो उसकी कमिटमेंट है, तो वो उस पे आप जाके कश्मीर का जो है वो फ्यूचर दांव पे लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कैटेगरिकली कहा कि मैंने अपने बाल जो है वो धूप में सफेद नहीं किए। ये हिंदू और ये लीडरशिप और ये नेहरू कभी आपके मुखलिस नहीं होंगे। लेकिन उस वक्त उन्होंने जो है वो आप फॉर द टाइम बिंग उनके पर्सनल स्टेक्स थे वहाँ पे, वो प्राइम मिनिस्टर बने बाद में, वहाँ पे वो उनके जो जितनी उनकी नस्लें हैं वो आज तक वो वहाँ पे रूल करती हैं। शेख अब्दुल्ला का बेटा उमर फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, जो इस वक्त भी वहाँ पे पॉलिटिकल उनकी एक लीडरशिप है। तो कायद आजम का ये पर्सपेक्टिव था, वो इतना डीपली इस चीज़ को एनालाइज कर रहे थे कि जो इंडिया के कमिटमेंट हैं और जो इंडिया की तरफ से चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर भी शामिल की गई हैं, वो भी फुलफिल नहीं की जाएंगी। और नेहरू ने भी उस वक्त क्या कमिटमेंट की वो हम इंडिया के स्टांस में आगे देख लेंगे। तो कायद आजम का विजन बड़ा क्लियर था, और उन्होंने कश्मीर के उस लीडर यानी शेख अब्दुल्ला को उस वक्त समझाने की कोशिश भी की। तो कायद आजम ना सिर्फ नजरियाती तौर पे खुद क्लियर थे, बल्कि कश्मीर के पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें वो देख रहे थे कि वहाँ की लीडरशिप नेगेटिवली कर रही है, तो उस पे भी उन्होंने जो है वो रोल प्ले करने की कोशिश की। ठीक है, तो ये आप पाकिस्तान के स्टांस में कायद आजम की अप्रोच को भी जो है कंसीडर करें। फिर इंपॉर्टेंटली अब आ जाता है इंडिया का स्टांस क्या है। नेहरू ने ऑब्वियसली सबसे पहले तो एक जो एग्रीमेंट किया, ठीक है, जो एग्रीमेंट किया, जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इंडिया के स्टांस की। तो एक तो इंडिया की लीडरशिप ने एग्रीमेंट कर लिया कश्मीरी लीडरशिप के साथ, महाराजा के साथ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का। हम उसको समझते हैं कि वो एक ज्यादती थी कश्मीर के लोगों के साथ, मुस्लिम पॉपुलर जो एक मेजोरिटी थी उसके साथ। लेकिन चलें उसको भी मान लें कि चलें कुछ एग्रीमेंट तो किया। अब वो इटसेल्फ एक कमिटमेंट थी कि वो स्टेट के इंटरनल मैटर्स में कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। स्टेट की जो एक इंटरनल हैसियत है, स्टेट की असेंबली है, लेजिस्लेशन है, वो एज इट इज बरकरार रहेगी। और नेहरू की एक कमिटमेंट थी कि जब हालात साजगार होंगे हम प्लेबिस्सिट देंगे लोगों को, और फिर कश्मीर के खुद लोग जो है वो खुद डिसाइड करेंगे कि इसका फ्यूचर क्या होगा, और फौजें भी जो है लॉन्ग टर्म में जाके इंडिया की वहां से विड्रा कर जाएंगी। ठीक है। और ये एक इनिशियल, अब आपने ये चीज गौर से समझनी है क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट 2019 की डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड है। ठीक है।
जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में क्लासेस शामिल थी, स्टेट की स्पेशल स्टेटस के हवाले से, स्टेट में कोई इलीगल जो वहाँ का यानी नॉन रेजिडेंट है, नॉन कश्मीरी है, वो आके कोई जगह परचेज नहीं कर सकता। वहाँ की किसी जॉब पे आके कोई नॉन कश्मीरी जो है वो अपॉइंट नहीं हो सकता। ये तमाम चीज़ें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखते हुए इंडिया के जो एक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें शामिल की गई थी। और ये दो क्लासेस आर्टिकल 370 और 35A की फॉर्म में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे 1947 से लेकर 1954 के टाइम में शामिल कर दी गई। तो ये आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को देखते हुए शामिल किया गया था। ये कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पे ये चीज़ भी समझने की है कि इंडियन जो इस वक्त की गवर्नमेंट है वो कहते हैं कि जी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा था तो हमने इसको ख़त्म कर दिया, ये हमारी अपनी चॉइस है, हमने 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको जो है वो प्रोवोक कर दिया है। लेकिन ये बात समझने की है कि ये एक इंडियन गवर्नमेंट का कश्मीर या कश्मीरीज के ऊपर कोई एहसान नहीं था कि उन्होंने अपनी मर्जी से इसको शामिल किया हुआ था, बल्कि ये उनका अपना जो एक मायदा था वहाँ के एक लीडर के साथ, महाराजा के साथ, उसमें भी ये क्लाउजेज शामिल थी और उसमें कंडीशन के तौर पे ये चीज़ें शामिल थी। तो इंडिया के पास ये कोई उन्होंने स्टेट ऑफ कश्मीर के ऊपर एहसान नहीं किया था आर्टिकल 370 और 35A को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल करके, बल्कि ये एक कमिटमेंट का नतीजा था। और लेटर ऑन फिर आप देखेंगे कि उस वक्त इंडिया का ये स्टांस था कि हम जो है कश्मीरियों की जो एक स्पेशल स्टेटस है उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे और फिर प्लेबिस्सिट भी कराएंगे। तो ये उन्होंने उस वक्त एक स्टांस लिया जो कि आज तक फुलफिल नहीं हुआ। आर्टिकल 370 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। ये आर्टिकल 370 और 35A, ये दो आर्टिकल्स स्पेसिफिकली कश्मीर की स्टेट के स्टेटस के बारे में है। कि नंबर एक, 35A और 370 के तहत कोई यानी नॉन कश्मीरी वहाँ पे जगह नहीं खरीद सकता। जो हैं वही रहेंगे, कश्मीरीज ही वहाँ पे आबाद रहेंगे। और दूसरा यह है कि स्टेट के इंटरनल मैटर में वो इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मर्जी जो है वो अपनी चीज़ें एंजॉय करें। अपना सदर है, अपना वज़ीर आज़म है, अपनी एक लेजिस्लेचर है और अपनी कानून साजी है। ये दो आर्टिकल्स से जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी शामिल थे और कश्मीर के अंदर भी जो है वो इम्प्लीमेंटेड थे। फिर आगे देखेंगे नंबर ऑफ बहुत ज्यादा नंबर इवेंट्स हैं कि जो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के एस्पेक्ट में सिर्फ कश्मीर काज को लेकर हुए। लेकिन वन ऑफ द मेजर इवेंट आपके सामने एक शिमला एग्रीमेंट था बिटवीन जुल्फकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी, जो कि जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम कश्मीर को जो है वो एक बायलैटरल टास्क के थ्रू जो है सॉल्व करेंगे यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को देखते हुए। तो ये भी एक ऐसा एग्रीमेंट था जो हुआ, शिमला एग्रीमेंट पोस्ट पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान इन 1971। तो उसमें कश्मीर के बारे में भी दो कंट्रीज के जो लीडरशिप थी उसके दरमियान बातचीत हुई और उसमें फिर उन्होंने एग्री किया कि हम इस मसले को जो है वो बाहमी एक डिस्कशंस के थ्रू बायलैटरली इस मसले को लेकर चलेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था। 1965 की वार में भी आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मेजर रीजन कश्मीर इशू था। फिर बाद में कारगिल का जो मामला हुआ, तो कारगिल कहाँ पे है? ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो कारगिल के भी एक कश्मीर के अंदर ही और कश्मीरी उसकी काज थी। और लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट जो है वही शिमला एग्रीमेंट था। अच्छा जी, हमने देख लिया कि पाकिस्तान का क्या स्टांस था, महाराजा का क्या मोटिव्स थे, मूव्स थे, इंडिया का क्या स्टांस था, और आर्टिकल 370 35A क्या था, और वहाँ की लेजिस्लेचर क्या थी। जो चौधरी गुलाम अब्बास थे वो तो फिर आज़ाद कश्मीर में आ गए थे, सरदार इब्राहिम और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप भी। और जो शेख अब्दुल्ला था वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर ही जो है अपनी एक सीएमशिप जो है वो एंजॉय कर रहे थे। बाद में फिर उनको भी कई बार ऐसा हुआ कि अरेस्ट किया और बाद में वो पछताए कि हमारा उस वक्त का डिसीजन शायद गलत था, लेकिन उस वक्त उसका कोई फायदा नहीं था। अच्छा जी, 1947 से लेकर अब तक की ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है? कश्मीर के अंदर डियर स्टूडेंट्स 1989 से लेकर एक आर्म जो है वो स्ट्रगल शुरू हुई वैली के अंदर। और उसमें ये कश्मीर के लोगों ने जो है एक कह सकते हैं कि रिएक्शंस और एक्शंस के तौर पे रेजिस्ट करना शुरू किया इंडियन आर्मी और इंडियन डिप्लॉयमेंट के खिलाफ। और उसमें हर तरह से उनके पास जो जो मुमकिन था उस हिसाब से उन्होंने रिएक्ट किया वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर। और ये फॉर द फर्स्ट टाइम एक आर्म स्ट्रगल कश्मीर के अंदर 1989 के बाद शुरू हुई। और कुछ स्टैट्स अब आपके सामने हैं कि ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर
27 अक्टूबर 2023 तक, 1989 से लेकर 2023 तक के कुछ स्टैट्स हैं जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों को शहीद किया गया है। तकरीबन 8 लोग जो है वो फेक इनकाउंटर्स और कस्टोडियल जो है वो कस्टड जो वहाँ की एक पुलिस है, और उसकी एब्रीविएशन डिपार्टमेंट की क्या है, ANI आई थिंक। और उसके जो फेक इनकाउंटर्स हैं और उनकी कस्टडी में ऑलमोस्ट 8,000 जो है वो लोग जो है शहीद हुए हैं। और तकरीबन 2 लाख ऑलमोस्ट, ठीक है, एज ऑफ नाउ 2024 तक 2 लाख जो है सिविलियंस को ना सिर्फ अरेस्ट किया गया, बहुत सारे लोग हैं कि जिनको डिसेबल कर दिया गया। जो हाउस होल्ड हैं और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कितने डिमोलिश हुए, वो स्टैट्स भी आपके सामने हैं, 110504। और फिर ऑलमोस्ट 22,963, ये तो एक फिगर है, इससे कहीं ज्यादा है, जो ख्वातीन हैं उनको जो है वो बेवा हो गई। और 1,07,914 जो है बच्चे वो यतीम हुए। 11,200 59 जो है वुमेन्स हैं, उनके साथ गैंग रेप और इस तरह की सारी हैपनिंग्स हुई। ये बहुत, यानी आप कह सकते हैं कि स्टैट्स हैं, एक्चुअल इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन चूंकि आपने इन द पेपर एक स्ट्रिक रहना है स्टैट्स के साथ, रेफरेंसेस के साथ, तो ये कुछ स्टैट्स आपके सामने हैं। इसके अलावा जो पोस्ट 2016 आप देखें, जो बुरहान वानी की शहादत हुई, तो उसके बाद जितनी डेवलपमेंट्स उसमें पैलेट गन्स का यूज़ किया गया। और 2008 में आप देखें तो वहां पे गुमनाम कब्रें हजारों मिली, जिसका कोई पता नहीं है कि कौन बेचारा उसमें, जिसको उठाया गया था, जिसको कस्टडी में लिया गया इंडियन आर्मी की तरफ से, अरेस्ट किया गया और बाद में मार दिया गया और उनको जाके दफना दिया गया। और तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 से 4 हजार जो है वो कब्रें गुमनाम ऐसी कश्मीर के अंदर दरियाफ्त हुई 2008 में। तो ये हालात हैं जो है इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के। और इसमें ह्यूमन राइट जो कमीशन है उनकी रिपोर्ट्स हैं, उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स हैं, उसमें यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स हैं। और उसमें इवन आप मैं कुछ राइटर्स भी इंडिया के सजेस्ट करूंगा, उनको उठा के देखें। उनकी अपने राइट अप्स हैं, उनके अपने स्टैट्स हैं, वो भी ये बात लिखते हैं करते हैं। अल जजीरा के स्टैट्स आप उठा के देख सकते हैं, आप छोड़ दें पाकिस्तान के स्टैट्स को, तो वो भी आप वहां से एनालाइज कर सकते हैं कि सूरत हाल वहाँ पे कितनी संगीन है। कि और ऑब्वियसली कश्मीरी इसको रेजिस्ट करते हैं, और रेजिस्ट, चाहे वो इस्लामिक थॉट से बिलोंग करते हों, चाहे वो नॉन मुस्लिम हों, चाहे वो सेकुलर थॉट जो एक नेशनलिस्ट की थॉट है, वो उन सब का एक कॉमन एजेंडा तो है कि इंडिया के खिलाफ उन्हें रेजिस्ट करना है, और वो कर रहे हैं। तो मैं इस चीज़ पे अगर मैं मजीद बात करूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन चीज़ें आपके सामने हैं। अच्छा जी, हाँ, ये थी डेवलपमेंट जो इंडिया की तरफ से एक्शंस लिए गए और कश्मीर यूनियंस पे क्या क्या कुर्बानियां दी। एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब के सेशंस आप इस पे सुन सकते हैं, उनके बहुत अच्छे सेशंस हैं रिलेटेड टू कश्मीर का। और ये ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम भी आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो लोग पाकिस्तान के लिए क्या क्या कुर्बानियां दे रहे हैं। अब बात आ जाती है जी कि ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, तो 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को इंडिया की गवर्नमेंट ने नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर और बीजेपी के रूल के अंदर आर्टिकल 370 और 35A को अपने कॉन्स्टिट्यूशन से खत्म कर दिया। और इस खत्म करने से मुराद ये था, कश्मीरियों को की जो स्टेट थी जम्मू एंड कश्मीर, उसको जो एक स्पेशल स्टेटस या प्रोटेक्शन मिली हुई थी, वो खत्म हो गई। अब वो खत्म हो गई, तो उससे नुकसान क्या हुआ? नुकसान ये हुआ कि जी कश्मीर का जो, कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और उसका डायरेक्ट कंट्रोल दिल्ली के पास चला गया। पहले वो एक स्टेट के तौर पे अपना स्टेटस था, अपना एक सीएम था, अपना वहाँ की लीडरशिप थी, अपना गवर्नर था। लेकिन अब क्या हुआ कि कश्मीर जो है वो डायरेक्टली किसके कंट्रोल में चला गया है? न्यू दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसके अंडर चला गया, वो वहां से बैठ के कश्मीर को कंट्रोल करना शुरू हो गए। और ये वो मूव थी जिससे कश्मीर के स्टेटस को जो पे सवालिया निशान उठा। अब हम क्या इसमें यही देखते हैं कि जो जॉब के कोटा खत्म हो गए, हम क्या सिर्फ इसमें यही देखते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी बाहर से आके कोई भी जगह खरीद लेगा तो क्या हो जाएगा? नहीं, इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट मूव यहाँ पे ये है कि वो इस एक्शन के साथ वहाँ पे सेम लाइक इसराइल, जिस तरह उसने फलस्तीन के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस की, आबादकारी की, उसका ये एम है कि वहां पे आके हिंदूज को
कश्मीर का नेशनल बनाया जाए, कश्मीर का रेजिडेंट बनाया जाए, और कश्मीर की एक मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन का जो एक तनासब है, जो एक रेशो है, उसको डिवाइड करके, एक उसको ख़त्म करके वहाँ पे मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन बनाई जाए। अब इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि पहली बात है कि वहाँ पे हिंदूज इतने डोमिनेट हो जाएं कि कश्मीर की काज ख़त्म हो जाए। और अगर ये काज ख़त्म नहीं भी होती, तो अगर कहीं पे कोई रेफरेंडम वाली बात अगर हो, तो उसमें वहाँ के हिंदूज भी पार्टिसिपेट करें, और जब वो हिंदूज और वहाँ के नॉन रेजिडेंट पार्टिसिपेट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंडिया के जो एम्स हैं, इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं, और इंडिया के हक में जो है वो रेफरेंडम में रोल प्ले करेंगे। तो ये उसके एम्बिशंस हैं, दैट्स वाई इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आपको इसका पता हो कि 370 कितना इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को जाके हिट करता है, जो डायरेक्टली जाके कश्मीर के फ्यूचर को हिट करता है। और अब तक ऑलमोस्ट ये एक्सप्रेस ट्राइब्यून की एक रिपोर्ट है आपके सामने ये, और वहां से मैंने ये डाटा लिया हुआ है कि उसमें अब तक 2019, 5 अगस्त 2019 से लेकर 3.4 मिलियन फेक डोमिसाइल जो वो इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में नॉन रेजिडेंट को कश्मीरीज को, जो कश्मीर में के आबादकार नहीं थे, इंडिया के दूसरे रीजन से बिलोंग करते थे, उनको इशू किए गए। ठीक है जी। और जब ये उन्होंने 5 अगस्त को ये सारा मामला किया है, उस वक्त उन्होंने वैली के अंदर और कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगाया ताकि कोई वहां से निकल ना सके। वहां की जो उनकी एक, आप कह सकते हैं, टाउट लीडरशिप थी, जो हमेशा इंडिया के साथ भी जो है वो साजबाज करके चलती थी, चाहे वो उमर अब्दुल्ला है, चाहे वो वहाँ की आसिया इंद्राबी है, आसिया इंद्राबी नहीं बल्कि दूसरी, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। कुछ ये नहीं, ऐसी लीडरशिप जो एक क्लोज टू दिल्ली थी, उन्होंने उसको भी नजरबंद कर दिया। और उस दौरान फिर मीडिया पे पाबंदियां, इंटरनेट पे बंदिश, और तमाम ऐसी चीजें की कि जिसमें फिर बिल्कुल ये नहीं। और आर्मी की डिप्लॉयमेंट में भी यहाँ पे उन्होंने इजाफा किया, और इन तमाम एक्शंस के साथ उन्होंने फिर यहाँ पे एक नई पॉलिसी का इजरा किया, और उन्होंने कश्मीर की स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया, जो कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की ने इलेक्शंस में भी क्लेम किया था कि हम अगर पावर में आएंगे तो कश्मीर के अंदर ये काम करेंगे। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशन को भी यहाँ पे जो है पसे पुश डाल दिया, और ये सारी हरकतें की। इस दौरान कर्फ्यू लगे, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो है वो अरेस्ट हुए। 2022 में जो दुनिया के 162 लोग थे, उसमें एक खुर्रम परवेज ने, जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, वो अभी तक यानी इंडिया की अरेस्ट में है। इसी तरह से नंबर ऑफ पर्सन हैं जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जो इंसानी हकूक की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज हैं, यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं वहाँ पे, उनको भी जो है वो अरेस्ट किया गया। इलीगल डिसअपियरेंसेस होती हैं, उठा के ले जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ पे हैं क्या नहीं है, या तो फिर वो डिसेबल होके मिलते हैं या गुमनाम खबर मिलती है, रेस्ट्रिक्शन है। और पॉलिटिकल लीडरशिप भी अभी तक आप वहाँ के जो एक सैयद अली गिलानी थे, उनकी वफात जो है वो इंडियन आर्मी की कस्टडी में हुई, और उनको एक गुमनाम जगह पे दफन कर दिया गया। यानी इससे बड़ा क्या होगा कि उनकी पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरी। इस दौरान जो कश्मीर के एक मेजर लीडर हैं, यासीन मलिक, वो इस वक्त भी कैद हैं, और उनके ऊपर जो है वो उम्र कैद उनको सजा हो चुकी है इंडियन कोर्ट से, और इंडियन गवर्नमेंट की एफर्ट है कि उनको फिर जो है वो फांसी की सजा भी हो जाए। तो ये सारा पोस्ट 5 अगस्त जो है इंडिया की तरफ से एक्सट्रीम लेवल के एक्शंस हैं इस काज को लेकर। इसके अलावा एक तरफ इंडिया के ये एक्शन है, कर्फ्यू है, पाबंदियां हैं, स्कूल बंद हैं, इंटरनेट की पाबंदियां हैं, प्रेस पे पाबंदियां हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं, मॉनिटरिंग है, स्क्रूटनी है, और लीडरशिप के साथ क्या कर रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत क्या है, वो सारी चीजें। दूसरी तरफ इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पे लिंक हो जाती हैं चीजें हाइब्रिड वॉरफेयर के साथ, कि राय बदल रही है दुनिया की। वो अब ये क्लेम करते हैं कि जी हमने तो कश्मीर का स्टेटस खत्म करके कश्मीर को बदल दिया है, ये मसला है ही कोई नहीं। वो ये प्रिटेंड करना चाह रहे हैं, वो ये दुनिया को मैसेज देना चाह रहे हैं कि कश्मीर के हालात बहुत अच्छे हैं, कश्मीर की काज खत्म हो गई है, कश्मीर की स्ट्रगल खत्म हो गई है। और उन्होंने फिर इसी इम्प्रेशन को बिल्ड करने के लिए G20 कॉन्फ्रेंस, जो कि 2022 में हुई, ये 2023 में हुई, अब मुझे ईयर 2023 में हुई आई थिंक। और उसमें उन्होंने एक टूरिज्म का जो सेक्शन था, उसकी पूरी मीटिंग उन्होंने कंडक्ट करने की कोशिश की श्रीनगर के अंदर। उसे वो क्या मैसेज देना चाह रहे थे? उसे ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जी कश्मीर में इतनी बड़ी डेवलपमेंट हमने कर दी, और कश्मीरियों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और पाकिस्तान का जो इस पे एजेंडा है वो बिल्कुल गलत है, कश्मीर के हालात बिल्कुल बिल्कुल साजगार हैं।
और दूसरी अटेम्प्ट उन्होंने कि एक स्टेबिलिटी की, यानी उन्होंने मल्टीपल टाइम्स उन्होंने यूरोपीय यूनियन के कुछ डेलीगेट्स को वहाँ पे विजिट कराने की कोशिश की, और इस तरह से कश्मीर का एक फॉल्स इमेज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली उस वक्त फिर चाइना ने भी इसे बायकॉट किया, टर्की ने भी किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया, और पाकिस्तान ने अच्छा खासा इस पे स्टैंड लिया कि G20 सेशन जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं होना चाहिए। फिर अभी भी जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो कश्मीर के अंदर एक चीज़ डेवलप कर रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट फंड्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और उसका पर्पज़ यही है कि जी एक डेवलपमेंट फंड मिलेगा, तामीरात होंगी तो लोग काज से हट जाएंगे और एक मेटरलिस्टिक अप्रोच के साथ इंडिया के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो ये इस तरह के मूव्स हैं जो पोस्ट 5 अगस्त मोदी की गवर्नमेंट लेकर चल रही है, और एक ओवरवेलमिंग आप कह सकते हैं कि बजट उनकी तरफ से दिया जा रहा है कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का। तो वो एक एक तो कश्मीरियों की सोच बदलना चाह रहे हैं, दूसरा दुनिया का एक इम्प्रेशन जो है वो कश्मीर का के हवाले से बदलना चाह रहे हैं। जी, कोई सवाल? जी, समझ आ रही है। अच्छा जी। अच्छा जी, पाकिस्तान का इस पे क्या रिस्पॉन्स था? और अब 5 अगस्त की जब मूव हुई तो पाकिस्तान ने इसको इस पे मल्टीपल यानी इसके व्यूज़ हैं। कुछ एतराज़ात भी हैं, कुछ इसका क्रिटिकल व्यू भी है, लेकिन हमने चूंकि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप अपीयर हो रहे हैं तो उसमें कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसीज या इस तरह की चीज़ों पे फिर बंदा चीज़ें नहीं लिख सकता या नहीं लिखनी चाहिए, और उसमें वही चीज़ें होनी चाहिए जो कि ऑन पेपर हों, स्टैट्स के साथ, स्टैट्स ओरिएंटेड, और जो बाहर चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन कुछ फैक्ट्स तो ये भी हैं कि इन बैक चैनल डिप्लोमेसी शायद बहुत कंट्रीज के दरमियान किसी हद तक एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी कि हम फॉर द टाइम बीइंग इस इशू को जो है वो एक स्पार्किंग इशू से हटाकर कश्मीर को थोड़ा सा साइड लाइन करके दोनों कंट्रीज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें मेडिएशन का रोल जो है वो चाइना ने भी कहा जाता है कि प्ले किया कुछ स्कॉलर्स की तरफ से, और बैक चैनल डिप्लोमेसी पे कुछ दोनों कंट्रीज की अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी। बहरहाल हम ये चीज़ लिख नहीं सकते, कह नहीं सकते, और कहनी भी नहीं चाहिए और लिखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप इसी स्टेट का एक एग्ज़ाम दे रहे हैं, और इस तरह का क्रिटिकल एनालिसिस जो है वो शायद एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो आप स्टैट्स ओरिएंटेड चीज़ें ही यहाँ पे लिखें। तो जी, पाकिस्तान ने क्या किया आपके सामने है जी। फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें अपडेट की, कॉल्स किए, मैसेजेस किए, हेड ऑफ स्टेट्स को अवेयर किया कि 5 अगस्त की जो मूव है ये किस तरह से यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के खिलाफ है। और फिर पाकिस्तान ने 5 अगस्त 2019 के इस डे पे जो है इसको यूम इस्तेहसाल के तौर पे डे ऑफ एक्सप्लॉयटेशन के कंसिडर किया, और इस पे हमेशा हर ईयर एक जो है वो एजाज रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो है वो कुछ कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट वगैरह यूनाइटेड नेशन में भी, और मल्टीपल जो यानी प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे किए जाते हैं। फिर जो है OIC ने एक अच्छा इस पे रिस्पांस दिया, यूनाइटेड नेशन का जो एक the UN High Commissioner for Human Rights, several members of UK Parliament and US lawmakers, as well as world bodies including the OIC, the Amnesty International, and Human Rights Watch, have expressed serious concern over the right situation in Indian illegal occupied Jammu and Kashmir। और फिर ह्यूमन राइट्स की कुछ रिपोर्ट्स हैं, और ऑब्वियसली इसमें पाकिस्तान के पुश का रोल है कि उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स को और यहाँ पे लॉबिंग के थ्रू जो है चीज़ों को हाईलाइट करने में ज़रूर जो है एक रोल अदा किया। OIC का एक सेशन भी हुआ पोस्ट 5 अगस्त 2019, और उसका भी आप ज़रूर पढ़िएगा कि उसका क्या एलामिया था और क्या उस पर कंसिड्रेशन थी। और इसके अलावा जो है ऑब्वियसली यूनाइटेड नेशन के अंदर जब भी हर सेशन होता है तो पाकिस्तान के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनकी तरफ से पोस्ट 5 अगस्त जो सिचुएशन है उसको भी हाईलाइट किया जाता है, और पाकिस्तान के डेलीगेट्स भी इसको इंटरनेशनली जो है वो हाईलाइट करते हैं, ना सिर्फ वर्बली बल्कि थ्रू रिसर्च एंड थ्रू कॉन्फ्रेंसेस इन एवरी प्लेटफॉर्म। और ये सारी वो डेवलपमेंट थी, और इसमें इन पास्ट आप देखें पोस्ट 5 अगस्त जब वो
G20 कॉन्फ्रेंस करा तो पाकिस्तान ने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली वाइल कन्विंसिंग द सऊदी अरेबिया एंड चाइना। और फिर उन्होंने अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड किया कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, चूंकि ये एक फ्लैशिंग पॉइंट है, डिस्प्यूटेड एरिया है, तो वहाँ पे कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह की नहीं होनी चाहिए जो कि किसी इस काज को या इस डिस्प्यूट पे आके यानी किसी का की सपोर्ट करना शुरू कर दे, या इंडिया की सपोर्ट में जो है चीज़ें चली जाएं। तो ये था पाकिस्तान का रोल और ये था रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा जी, फ्लॉज क्या हैं पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर? ये कुछ मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ। इस पे कुछ पॉइंट्स मैंने नहीं ऐड किए हुए क्योंकि मैं चाह रहा था ये आप पे छोड़ता, लेकिन कुछ चीज़ें चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फ्लॉज ऑब्वियसली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपके एक यौम इस्तेसाल मनाना काफ़ी नहीं है। जब दूसरी तरफ यूनिलैटरली इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो आपके करने के बहुत सारे काम हैं। अ, आप हिस्ट्री में राइट हैं तो आपको फिर अपनी एक डिफेंसिव जो है फॉरेन पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि देखें यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन को हम ऑन करते हैं कि जी हमें एक्सेप्टेबल है, हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को भी एक्सेप्ट कर लिया। फिर क्या ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर इंडिया के हक में कोई सेशंस होते हैं या जज होते हैं या उनके झंडों में कोई शहीद होता है? नहीं होता। पाकिस्तान के उसमें झंडों में लोग शहीद होते हैं। तो कितनी बड़ी एक मैसिव सपोर्ट है ऑन ग्राउंड भी। तो आपकी वहाँ की स्टेट की पॉपुलेशन आपके साथ है, हिस्ट्री आपके साथ है, यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस आपके साथ हैं। तो आप बीइंग यानी स्टेट ऑफ पाकिस्तान ये चीज़ लिखने की और समझने की है कि क्यों हमारी पॉलिसी फिर इतनी डिफेंसिव है, क्यों हम इतना नर्वस होकर चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि एक इंडिया की तरफ से एक एक्शन लिया जाएगा तो हम उसके रिस्पांस में लॉबिंग करेंगे, हम उसके रिस्पांस में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ बात करेंगे। क्या हम उस एक्शन का इंतजार करते हैं कि उसके रिएक्ट में जाके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी में कोई जो है वो एक एग्रेशन लाएंगे? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक राइट होने के बावजूद आपकी इतनी जो है डिफेंसिव और माजरत खाना पॉलिसी क्यों है? दूसरा ये सवाल कि आप डिजिटलाइजेशन का दौर है इंडिया के अंदर, देखें कि वो एक G20 कॉन्फ्रेंस के थ्रू कश्मीर के अंदर किस तरह से एक पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि कश्मीर का यानी क्या एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कश्मीर के हालात बिल्कुल साजगार हैं। और वो कैसे G20 कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि आप वहाँ पे सर्च करें, अल जजीरा के प्रोग्राम भी देख लें, कोई सर्च कोई वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ लें, उन दिनों का कोई आर्टिकल पढ़ लें कि इतना यानी ज्यादा सिक्योरिटी थी कि वहां पे चिड़िया जो है ना ऊपर नहीं मार सकती थी। ठीक है, इस लेवल का वहां पे थ्रेट है। और वो उसमें लोगों को पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं, झूठ भेजना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हालात साजगार हैं। तो जब वो इतने झूठ के साथ अपना चीजें पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो आप डिजिटलाइजेशन के इस दौर में आपका मीडिया नेटवर्क कितना काम कर रहा है? ठीक है, आपका पीटीवी इंटरनेशनल इशू है ना, यूनाइटेड नेशन ओरिएंटेड इशू है। तो इसमें आपका एक एक पीटी वर्ड है जो आपने यानी एक इंग्लिश का एक न्यूज़ चैनल है जहाँ पे आपने दुनिया को बताना है कि जी आपको पर्सपेक्टिव क्या है। तो उस पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए आपकी क्वालिटी क्या है? ठीक है, डिजिटलाइजेशन के हाइब्रिड वॉरफेयर के इस दौर में आपका 30 मिनट्स का एक बिल्कुल एक रस्मी किस्म का प्रोग्राम जो है वो क्या काफ़ी है इंडिया पूरी दुनिया को अपना एक पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए? और यहाँ पे सवाल ये है कि जब एक एक रीजन एक कंट्री अपना झूठ इतना अच्छे से बेच रहा है, तो बीइंग अ स्टेट ऑफ पाकिस्तान आपको अपना सच बताते हुए क्यों शर्मिंदगी होती है, या क्यों हिचकिचाते हैं, या क्यों ऐसे बेढंगे अंदाज से पेश करते हैं जो दुनिया आज से 20 साल पहले पेश करती थी? तो डिजिटलाइजेशन के एस्पेक्ट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एस्पेक्ट में, नैरेटिव मेकिंग के एस्पेक्ट में और नैरेटिव बिल्डिंग के एस्पेक्ट में यानी बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। ठीक है, कि आप होना तो ये चाहिए कि ऐसे मीडिया नेटवर्क्स हों कि जो कि एजेके की सिचुएशन को भी दिखाएं, ऑक्युपाइड कश्मीर की सिचुएशन को भी दिखाएं, कंपैरेटिव एनालिसिस एनालिसिस वहाँ पे पेश करें कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर क्या हालात हैं, इधर क्या हालात हैं, दुनिया के अंदर एक राय बने। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, पीटी वर्ड, आप एस्पायरेंट्स हैं, इन इश्यूज के लिए पढ़ते हैं, आपकी मजबूरी ऑब्वियसली, आप मजबूरी के बावजूद भी वहां से डाटा नहीं लेते। तो ये एक सवालिया निशान है ना कि क्वालिटी नहीं है आपकी स्टेट के पास, ये नहीं अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। तो जब आप दुनिया के सामने अपना नैरेटिव ही ऐसे इस अंदाज में बिल्ड करेंगे, तो कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, लॉबिंग के अंदर कौन आपकी सपोर्ट करेगा? तो ये फ्लॉज हैं। और एक्शंस के भी फ्लॉज हैं, ओआईसी के अंदर भी आपका यानी कितना एग्रेसिवली इस चीज़ को लेके चलते हैं। और दूसरी तरफ से आप देखें
कितने सुनहरी मौके हैं, ऑन ग्राउंड आपके साथ चीजें हैं, नेचुरली अलाइन चीजें आपके साथ, हिस्ट्री आपके साथ है। तो लैक ऑफ पॉलिसी है, ठीक है, पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं। और इसमें फिर एजे के अंदर जो जो लीडरशिप है उसको प्रमोट करने की जरूरत है कि वो जाके कश्मीर के पर्सपेक्टिव में एक प्रेजेंटेशन करें, एजेके के हालात की भी, ऑक्युपाइड कश्मीर के हालात की भी। ये भी कुछ सजेशंस हैं। और मीडिया नेटवर्क जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, रिसर्चेज होनी चाहिए, और इस तरह की सारी चीज़ें होनी चाहिए, और बहुत सारी और भी क्लासेस हैं। और ये सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर काज के बारे में है। और आई थिंक कि कश्मीर काज को लेकर आपकी बहुत सारी चीज़ें तकरीबन अब जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जानी चाहिए। और अब आप सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे। पाकिस्तान अफेयर के एस्पेक्ट में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश ऐसे के एस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है, और इस करंट अफेयर के एस्पेक्ट में भी इंपॉर्टेंट है। जी, आउटलाइन प्रैक्टिस करें और भेजें मुझे। एक आउटलाइन तो प्रेजेंटेशन की फॉर्म में भी आपके सामने है, तो ये तो एक पूरा केस स्टडी है कि ये नहीं, ये भी एक आउटलाइन है। ठीक है। तो पेपर के एस्पेक्ट में आप क्वेश्चन पेपर पास से उठाएं, ऐसे का भी उठाएं, करंट अफेयर का भी उठाएं, और इसकी प्रैक्टिस करें। किसी एक क्वेश्चन की मैं भी करंट अफेयर या पाकिस्तान अफेयर या ऐसे के पर्सपेक्टिव में, आई थिंक ये 2021 में भी पाकिस्तान अफेयर में या इंडो पाक हिस्ट्री में इसका क्वेश्चन था। तो कोई ये क्वेश्चन उठा के मैं भी इसकी एक आउटलाइन आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी फौजान। जी कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टॉपिक और एनीथिंग एल्स? चलें जी, हम अपना सेशन एंड करते हैं, और आई बिलीव कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ इंटरेक्शन होगी। अल्लाह हाफिज़।